हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटेल की 11th जनरेशन के बारे में। और अगर आप इंटेल की 11th जनरेशन पे पीसी बिल्ड करने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। वैसे अगर आप मुझसे पूछें कि क्या इंटेल की 11th जनरेशन पे पीसी बिल्ड करना सही होगा, तो मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं है 11th जन। वैसे मैं आपको ऐसा भी नहीं कहूँगा कि आप मत करिए, बेकार है और ख़राब है, लेकिन हाँ मुझे पसंद नहीं आई और उसके कुछ अपने रीज़न हैं जो कि आपको आगे चल के पता चल जाएंगे जब हम इस वीडियो में बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ की नोट्स बना रखे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। पावर लिमिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, गियर के बारे में पता होना चाहिए। बायोस में आपको गियर का ऑप्शन मिलेगा 1:1 का, 1:2 का। और चिपसेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हम लोग बात कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे चिपसेट का पेज खुला है तो चिपसेट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंटेल के मदरबोर्ड 5 चिपसेट पे बेस्ड होंगे, ठीक है। 4 यहाँ पे खुले हुए हैं, 5वां भी आपको मैं दिखा दूंगा। Z590 जो सबसे हाई एंड चिपसेट है जिस पे ओवरक्लॉकिंग का आपको सपोर्ट मिल जाता है, 24 PCI लेंस मिल जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे USB कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखा हुआ है जो कि आप खुद रीड कर लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। मुद्दे की बात यह है कि ये सबसे हाई एंड चिपसेट है। इसका मदरबोर्ड जो Z590 मदरबोर्ड होगा वो इंटेल के चिपसेट में सबसे महंगे चिपसेट वाला मदरबोर्ड होगा, ठीक है। और जो सबसे सस्ते मदरबोर्ड हैं जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो है H510 में आपको आई थिंक 6 PCI लेंस का सपोर्ट मिलता है, लेकिन H510 आप ना ही लीजिएगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। कहने को तो ये सबसे बेस वाले मदरबोर्ड हैं, बात ये नहीं है कि ये सबसे सस्ते वाले हैं और आपको ज़्यादा फीचर प्रोवाइड नहीं करेंगे। बात ये है कि आप प्राइसिंग देखिए। H510M एसुस का है, ये है 9,800 रुपये का। वाईफाई वाला है तो बिना वाईफाई का होगा तो आई थिंक 9,000 का होगा, या आई थिंक 8,700 8,600 कुछ ऐसे होगा, 9,000 का ही होगा। वहीं पे अगर हम देखें B560 मदरबोर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,600, ये Pro 4 है। और अगर थोड़ा अच्छा B560 मदरबोर्ड देखें, थोड़ा दमदार, तो यहाँ पे 12,750 का Asus टफ गेमिंग B560M मदरबोर्ड है। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। बाकी अगर हम MSI टॉर्पीडो जितना दमदार मदरबोर्ड ना भी देखें, ठीक ठाक डिसेंट देखें, तो 12,000 में भी आपको, मतलब 12,750 में भी आपको एक ठीक मदरबोर्ड मिल रहा है। और ये तो काफ़ी महंगा है। MSI B560 टॉर्पीडो सबसे B560 के सबसे टॉप एंड मदरबोर्ड में आता है ये। और उसके बाद बजूका मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बजूका का जो VRM है वो टॉर्पीडो के कंपैरिजन में जो है वीक है और प्राइसिंग जो है लगभग आइडेंटिकल है। देखने में लगता है कि बजूका में और टॉर्पीडो में स्किन का डिफरेंस है, लेकिन बजूका मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं है, ठीक है। टॉर्पीडो काफ़ी अच्छा है अपने प्राइस पॉइंट में। बाकी एक गीगाबाइट का B560 है, वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, बजूका का जो VRM है ये प्रो VDH के ही इक्विवेलेंट है और ये देखिए इसका प्राइस जो है 12,300 रुपये, ठीक है। लेकिन एक मदरबोर्ड है MSI का, ये प्रो, इसको आप मत लीजिएगा क्योंकि इसमें VRM नहीं लगा। खैर मदरबोर्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल जो सब्जेक्ट है वो हमारा चिपसेट है। तो मदरबोर्ड मैं देखने लगा था तो H510 काफ़ी पॉइंटलेस मुझे लगा। अगर मदरबोर्ड इसके 9,000 या 10,000 के मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको H510 अवॉइड ही कर देना चाहिए, क्योंकि तब तो B560 जो H510 से बेटर है वो आपको ज़्यादा वैल्यू ऑफ़र कर रहा है। क्योंकि एक तो ज़्यादा महंगा नहीं, महंगा तो है लेकिन 11-12 हज़ार में आपको डिसेंट बोर्ड मिल जाएगा और फिर आपको मतलब ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र कर देगा। वहीं पे H570 के मुझे ज़्यादा कुछ मदरबोर्ड ऐसे बिकते दिखे नहीं। ASRock का Pro 4 था और Asus का टफ़ था, Asus का प्राइम था, तो ये सारे थे। तो एक चिपसेट ये भी है Q570 है जो कि H570 से थोड़ा सा अबव रेंज में आता है, थोड़ा सा स्लाइटली अबव, इक्विवेलेंट भी आप कह सकते हैं। इसमें 24 लेंस का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, PCI लेंस का। और
इस चिपसेट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि इसका कोई मदरबोर्ड मैंने बिकते हुए देखा नहीं है। तो जो मदरबोर्ड जो चिपसेट पॉपुलर हैं और जो मैं रिकमेंड करूँगा वो Z590 है और B560 है। H570 पे भी जाने का कोई ऐसा ख़ास मतलब बनता नहीं है। B560 और Z590 इन दोनों में से ही आप कोई भी एक चिपसेट वाला मदरबोर्ड ले लीजिए। बाकी कंफ्यूज करने के लिए इंटेल ने इतने सारे चिपसेट निकाल रखे हैं, Q570, H570, H510, Z590, B560, लेकिन जो आपकी चॉइस होनी चाहिए वो B560 और Z590 में से ही होनी चाहिए। बाकी H570 जो है वो B560 से अबव है। जिनको नहीं पता, जिनको ये लग रहा है कि H सीरीज़ का बोर्ड है तो B से नीचे होगा, ऐसा नहीं है, B से थोड़ा ऊपर है ये, है ना। यहाँ पे आपको देखिए PCI लेंस अगर मैं आपको दिखा दूँ, सब कुछ मैं कंपेयर नहीं करूँगा। Z590 में 24 मिलता है, Q570 में भी 24 मिलता है, H570 में 20 मिलता है, B560 में 12 मिलता है, H510 में 6 मिलता है। ठीक है, तो एक बार फिर से छोटे से बड़े क्रम में अगर लगाया जाए चिपसेट को तो सबसे सस्ता वाला चिपसेट है H510, फिर उसके ऊपर आता है B560, फिर उसके ऊपर आता है H570, फिर उसके ऊपर आता है Q570, ये Q570, फिर सबसे ऊपर आता है Z590। लेकिन B560 और Z590 ये दोनों ही चिपसेट को आप ध्यान में रखिए अपने, बाकी सारे भूल जाइए। ठीक है, बाकी सारे इतने ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं। तो ये तो हो गई चिपसेट की बात। अब बात करते हैं कुछ कंपैटिबिलिटी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इंटेल की जो 10th जनरेशन है और जो 11th जनरेशन है वो दोनों ही LGA 1200 सॉकेट पे बेस्ड है। लेकिन आप जो 11 जनरेशन की जो मदरबोर्ड है उनमें 10 जनरेशन के प्रोसेसर तो लगा सकते हैं, लेकिन जो पुराने मदरबोर्ड हैं उसके जो हाई एंड मदरबोर्ड हैं उसी में आप खाली 11th जनरेशन के प्रोसेसर लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पुराना वाला जो H410 है, B460 है, उस पे 11th जनरेशन के प्रोसेसर काम नहीं करेंगे। लग तो जाएंगे, फिज़िकली फ़िट हो जाएंगे, दोनों का ही सॉकेट LGA 1200 है, लेकिन काम नहीं करेंगे। हाँ, Z490 पे काम करेंगे, H470 पे भी काम करेंगे। ठीक है, और Q470, Q570 का मुझे इतना कुछ पता नहीं, उसके मदरबोर्ड मैंने ऐसे कुछ बिकते देखे भी नहीं है। ठीक है, इतने ढेर सारे चिपसेट इंटेल ने पता नहीं क्यों निकाल दिए हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि B460 और H410 में 11th जन काम नहीं करेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल देखा टॉम्स हार्डवेयर पे, यहाँ पे लिखा हुआ था वेंडर स्नीकली ऐड रॉकेट लेक सपोर्ट फॉर H410 B460 मदरबोर्ड। इस आर्टिकल को मैंने पूरा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है, हेडलाइन देख के तो यही लग रहा है कि चुपके से जो है वो जो मदरबोर्ड वेंडर्स हैं वो 11 जनरेशन का सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे, पावर लिमिट पे। ठीक है, अब इंटेल के संग हुआ क्या है, इंटेल के संग कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कत ये है कि AMD तो चला गया है 7 नैनोमीटर पे। 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है इंटेल का, वो AMD का। ठीक है, तो AMD जब कोई प्रोसेसर बनाता है तो उसके प्रोसेसर ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, वो 7 नैनोमीटर पे। इंटेल अभी दुगना 14 नैनोमीटर पे। ठीक है, 14 नैनोमीटर पे तो इंटेल अगर AMD के बराबर परफॉर्मेंस देगा तो इंटेल को ज़्यादा बिजली लगेगी, यानी कि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे जो इंटेल का जो i5 है, ये i5 11400, ठीक है, 11400F, ये पावर तो ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन इंटेल ने इसको ज़बरदस्ती 65 वाट का प्रोसेसर बनाया है। अब आप कहेंगे कि ज़बरदस्ती कैसे बनाया है? ज़बरदस्ती ऐसे बनाया है कि उसने इस प्रोसेसर को धीमा किया है। जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो रखी गई है 2.60 गीगाहर्ट्ज़। अगर ये 2.60 गीगाहर्ट्ज़ पे चलेगा तब तो ये 65 वाट का ही प्रोसेसर है। लेकिन अगर ये अपनी जो आप देख सकते हैं मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी यहाँ तक अगर जाएगा तब तो ये 100 वाट के ऊपर भी पावर लेगा, 100 वाट के ऊपर भी जाएगा ये, तो ये ज़्यादा पावर लेता है। तो यहाँ पे
इंटेल को इन सब चीज़ों में दिक्कत हो रही है। इंटेल 7 नैनोमीटर से नीचे आया नहीं है, और 7 नैनोमीटर पे ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर वो देगा तो उसके प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे। अब वो ये दिखाना नहीं चाहता है कि मेरे प्रोसेसर जो हैं वो बहुत पावर कंज्यूम करते हैं और बहुत गर्म होते हैं, तो ज़बरदस्ती का अपने प्रोसेसर को उसने धीमा किया है ताकि पावर जो है कम लें। मतलब आसान शब्दों में चीज़ें यही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 65 वॉट की TDP को रखा गया है, लेकिन ये प्रोसेसर अगर अपने पूरे पोटेंशियल पे चले तो मेरे ख्याल से 110 वॉट ले लेगा ये, या उसके भी अबव चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर इस प्रोसेसर को पूरे पोटेंशियल पे चलाना है, इसकी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करना है, बेस क्लॉक से ऊपर जाना है, तो पहले तो आपको मदरबोर्ड के बायोस में जाके पावर लिमिट्स को हटाना पड़ेगा। अगर पावर लिमिट लगी होगी कि इससे ज़्यादा VRM पावर डिलीवर करेगा ही नहीं, यानी कि बिजली ही नहीं देगा प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर बूस्ट क्लॉक पे चलेगा नहीं, बेस फ्रीक्वेंसी पे चलता रहेगा, या थोड़ा सा अप एंड डाउन करेगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। अब अगर बात की जाए पावर लिमिट की, तो अलग अलग मदरबोर्ड्स अलग अलग तरह का पावर डिलीवर करते हैं, और ये चीज़ चिपसेट पे बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि H570 ज़्यादा करता है और B560 कम करता है। B560 की ही रेंज में जो है अलग अलग मदरबोर्ड अलग अलग पावर डिलीवर कर रहे हैं। अब जैसे कि ASRock का HDV है, HDV मान लेते हैं कि उसके VRM की क्षमता है 100 वॉट, कि 100 वॉट से ऊपर नहीं जाएगा पावर लिमिट्स हटाने पे। तो ऐसे में क्या होगा कि प्रोसेसर अपने पूरे पोटेंशियल पे चलेगा नहीं, वो 2.6 से एक कुछ हद तक ऊपर बढ़ जाएगा, लेकिन पूरे पोटेंशियल पे नहीं चलेगा। वहीं पे अगर आप इस प्रोसेसर को MSI टॉर्पीडो पे लगा दोगे तब तो ये अपना टच कर लेगा, क्योंकि टॉर्पीडो काफ़ी एक्सपेंसिव मदरबोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो B560 में क्या है कि मदरबोर्ड का पावर फेज डिज़ाइन यानी कि VRM काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि प्रोसेसर जो हैं वो ज़्यादा पावर ले रहे हैं। इंटेल ने इनको ज़बरदस्ती 94 वॉट और 65 वॉट का बनाया है इनको धीमा करके, लेकिन जब ये अपनी क्षमता पे चलते हैं, जब ये अपनी बूस्ट क्लॉक को टच करते हैं तो इनको ज़्यादा पावर चाहिए होती है। ऐसे में अगर मदरबोर्ड में पावर लिमिट अनेबल है, कि मतलब हम पावर को एक लिमिट में ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, अगर बायोस में पावर लिमिट सेट है तो ये ज़्यादा अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ओवर क्लॉकिंग के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मदरबोर्ड की जो बूस्ट क्लॉक है, बूस्ट क्लॉक का मतलब वो क्लॉक कि प्रोसेसर खुद ही उस पर चला जाता है, अपने आप ही चला जाता है। ये उसकी बेस क्लॉक है और ये उसकी बूस्ट क्लॉक है, यहाँ तक वो चला जाता है, पर यहाँ पे स्टेबल नहीं रहता, यहाँ पे आता जाता रहता है, ठीक है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे अपने आप चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए उसको पावर भी चाहिए होती है, उसको बिजली भी चाहिए होती है, और अगर वो बिजली उसको मिलेगी ही नहीं तो यहाँ तक जाएगा नहीं। अब इंटेल के जो प्रोसेसर हैं, कहने को तो ये 65 वॉट का, लेकिन इसकी पावर रिक्वायरमेंट अच्छी खासी है। अगर इसको यहाँ पे जाना है या इसको 3.2 3.5 पे भी चलना है, क्योंकि 2.6 तो बिल्कुल बेस है, बिल्कुल एकदम मिनिमम इसकी क्लॉक है। अगर ये ठीक से चलेगा तो ये ज़्यादा पावर लेगा ही लेगा। ऐसे में हो क्या रहा है इंटेल के संग कि अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग परफॉर्मेंस मिल रही है एक ही प्रोसेसर की। यानी कि अगर हम i5-11400F को किसी ऐसे मदरबोर्ड जैसे कि ASRock HDV है या MSI A4 मदरबोर्ड है B560A4, तो उसमें हमको जो परफॉर्मेंस है वो कम मिलेगी। वहीं पे अगर हम ASUS टफ में लगा दें B560M में तो हमको ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और MSI मैग में लगा दें, मोटार में लगा दें तो हमको थोड़ी सी और ज़्यादा मिल जाएगी, टॉर्पीडो में लगा दें तो और मिल जाएगी, एक हाई एंड Z590 में लगा दें तो हमको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यही चीज़ इंटेल की PC बिल्ड को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग वाला नहीं ले रहे हैं। ओवरक्लॉकिंग वाला इसलिए नहीं ले रहे हैं कि एक तो बूस्ट क्लॉक तक ही जाने में प्रोसेसर को दिक्कत हो रही है, तो ओवरक्लॉक को क्या ही करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ओवरक्लॉकिंग इतनी ज़्यादा कुछ दे नहीं रही है। जो इंटेल के 11th जनरेशन के प्रोसेसर हैं वो महंगे अच्छे खासे हैं, लेकिन ओवरक्लॉक करने पे इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं। फिर ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट के लिए Z590 का मदरबोर्ड होना चाहिए। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब कुछ लोग Z590 मदरबोर्ड तो ले रहे हैं, मदरबोर्ड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अच्छा पावर फेस डिज़ाइन चाहिए,
तो वो अपने लॉक प्रोसेसर के लिए ही ले रहे हैं जो प्रोसेसर ओवरक्लॉक नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी वो लोग Z590 मदरबोर्ड ले रहे हैं। जैसे कि अब किसी को i9 चलाना है, i9 के लिए लोग B560 के बजाय Z590 की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छे Z590 की तरफ, भले ही वो एक लॉक्ड प्रोसेसर लें। कुछ लोग i7 के लिए Z590 ले रहे हैं, भले ही उनका i7 लॉक्ड हो। क्यों? क्योंकि बूस्ट क्लॉक तक चलाने के लिए उनको एक अच्छा पावर फेस डिज़ाइन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं इस बारे में बात करूं कि कौन से मदरबोर्ड का पावर फेस डिज़ाइन अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, तो फिर पूरा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मदरबोर्ड पे फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल ये है कि इंटेल का एक ही प्रोसेसर, सेम प्रोसेसर, अलग अलग मदरबोर्ड पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मतलब परफॉर्मेंस दे सकता है, देगा अगर। क्यों? क्योंकि उसकी पावर की जो मांग है, जो डिमांड है, वो ज़्यादा है। क्योंकि वो 14 नैनोमीटर पे इंटेल ने ज़बरदस्ती उसको 65 वॉट का बना दिया है। अब अगर मदरबोर्ड, कुछ मदरबोर्ड 100 वॉट दे रहे हैं, कुछ मदरबोर्ड 120 दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम 160 तक देंगे। उनकी मतलब पावर फेस डिज़ाइन की जो पावर लिमिट है वो इतनी है। तो अलग अलग बोर्ड जो है अलग अलग हिसाब से उसमें परफॉर्मेंस उसको मिल पाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पावर लिमिट हो गया। अब बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और बता दूं, MSI का मैंने ऑप्शन देखा था पावर लिमिट हटाने का, तो उसमें कुछ मदरबोर्ड में आप शायद ऐसे डिसेबल कर सकते हैं, कुछ मदरबोर्ड में डिसेबल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। MSI में ये है कि अगर आप लिक्विड कूलर पे सेट करो, वहाँ पे कूलिंग ऑप्शन दिया है, तब आपकी पावर लिमिट जो है, मतलब पावर लिमिट इंक्रीज़ होती है कि आप कितनी पावर देना चाहते हो। तो अगर आप वो लिक्विड कूलर पर सेलेक्ट कर देते हो तो पावर लिमिट आपकी जो है बढ़ जाती है कि अब प्रोसेसर को ज़्यादा पावर जाएगी, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये गियर क्या लोचा है मदरबोर्ड में। अब तो थोड़ी सी बात ज़रा रैम ओवरक्लॉकिंग को लेके कर लेते हैं। तो इंटेल के जो पुराने मदरबोर्ड थे, 10 जनरेशन के मदरबोर्ड, Z490 को छोड़ के किसी में भी जो है रैम ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट नहीं था। मतलब कहने का ये है कि जो रैम की फ्रीक्वेंसी थी उसको आप 2933 मेगाहर्ट्ज़ के अबव ले जा ही नहीं सकते थे किसी भी बोर्ड में, H410 हो चाहे B460 हो, H470 हो, खाली Z490 को छोड़ के। Z490 के कुछ मदरबोर्ड में 4200 मेगाहर्ट्ज़ या उससे अबव तक का हमें फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता था। यानी कि अगर हमारी रैम जो है वो 4800 मेगाहर्ट्ज़ की है तो एटलीस्ट हम उसको 42 पे चला सकते हैं या 37 पे तो चला ही सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास B460 मदरबोर्ड है तो हम 2933 के अबव नहीं जा सकते, उसके अबव उसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं सेट कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो 11 जनरेशन के मदरबोर्ड हैं, H510 में तो खाली हमें 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि ठीक ही है क्योंकि वो एकदम बेस लाइन का मदरबोर्ड है। लेकिन उसके अबव जितने भी हैं वो हम 48 मेगाहर्ट्ज़ या उससे भी अबव जा सकते हैं, यानी कि 5000 मेगाहर्ट्ज़ तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 5000 का तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि 48,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि 5000 तक का सपोर्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो 48,000 मिलेगा। और H510 को भी अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 32 मेगाहर्ट्ज़ तो नहीं, लेकिन हाँ 2933 मेगाहर्ट्ज़ तक का आपको आराम से सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। वैसे कहा जाता, थ्योरेटिकली कहा जाता है कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक का सपोर्ट आपको H510 में देखने को मिलेगा, बाकी 5000 तक का जो सपोर्ट है वो आपको आगे के मदरबोर्ड में, यानी कि B560, H570, Z590, Q570 इन सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो रैम को ओवरक्लॉकिंग करने की बात रही। ये गियर क्या चीज़ है, आपको बायोस में गियर 1:1 का ऑप्शन मिलेगा और 1:2 का ऑप्शन मिलेगा। अब कुछ लोगों ने गियर 1:1 पे लगाया और रैम को ओवरक्लॉक कर दिया 32 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे, और वो कहने लगे कि हमको तो 3 से 4% का परफॉर्मेंस लॉस हो गया। वहीं पे उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को कम किया, 2933 किया, गियर 1:1 किया, और कहने लगे कि अब तो हमको परफॉर्मेंस बढ़ गई है, जबकि हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वहीं पे अगर जो लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वो गियर 1:2 कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद हमको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। तो यहाँ पे ये गियर 1:1, गियर 1:2 है क्या? तो यहाँ पे अब आ जाता है मेमोरी कंट्रोलर। वैसे तो मेमोरी कंट्रोलर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको
चीज़ें पता होनी चाहिए, रो एड्रेस, कॉलम एड्रेस, बी सेल वगैरह, और मदरबोर्ड पे भी लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, ALU वगैरह सब। मतलब ओवरऑल ये जो कनेक्टिविटी है ये कैसे काम करती है, काफ़ी बड़ा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। लेकिन फ़िलहाल बेसिक बात ये है कि 1:1 जो रेशियो है वहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी कंट्रोलर और रैम की फ्रीक्वेंसी इक्वल लेवल पे चलती है, और जो 1:2 है वहाँ पे मेमोरी कंट्रोलर की स्पीड जो है हाफ़ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ओवरक्लॉकिंग का एक रूम मिल जाता है, एक ओवरक्लॉकिंग के लिए जगह मिल जाती कि अब आप रैम को 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक ले जा सकते हो, 5000 मेगाहर्ट्ज़ तक ले जा सकते हो, इतना रैम को ओवरक्लॉक आप कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे कुछ फ्रीक्वेंसीज़ ऐसी होती हैं जो गियर 1 गियर 2 दोनों में काम करती हैं, जैसे कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ अब गियर 1 और गियर 2 आप दोनों में डाल सकते हो। तो ऐसे में गियर 1 में कुछ लोगों ने 3200 मेगाहर्ट्ज़ को डाला और उन्होंने कहा कि हमको 5 से 6% का परफॉर्मेंस लॉस होने लगा, और जब हमने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, 2400 मेगाहर्ट्ज़ कर दिया, तो हमारा पीसी तेज़ चलने लगा। और फिर हमने जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और गियर 1:2 किया, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ाने के बाद हमको परफॉर्मेंस में फिर से तेज़ी मिल गई। वहीं पे एक आर्टिकल आई थिंक मैंने देखा था, कहाँ गया, ये रहा, गियर 1 कैन लीड टू परफॉर्मेंस लॉस ऑन इंटेल रॉकेट लेक 11 जन प्रोसेसर। से ये हेडलाइन तो उनकी काफ़ी मिसलीडिंग है, ऐसा नहीं है, परफॉर्मेंस लॉस नहीं होता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे चला रहे हैं, वैसे तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली खुद ही करके देखनी चाहिए, मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसका नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैंने 11 जनरेशन को गियर 1:1 और गियर 1:2 के रेशियो पे टेस्ट करके नहीं देखा है अलग अलग कंडीशंस में, तो प्रैक्टिकल कुछ ऐसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं जो प्रैक्टिकल रिजल्ट से मुझे मिली हो। लेकिन हाँ ओवरऑल जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि अगर आपको हायर फ्रीक्वेंसी रखनी है, जैसे 4800 मेगाहर्ट्ज़, तो गियर 1:2 बेटर ऑप्शन है। अगर आपको टाइट लेटेंसीज और 2600 मेगाहर्ट्ज़ ऐसे या 2400 ऐसे रखनी, तो गियर 1:1 एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी ही चीज़ें हैं। और चिपसेट के ऊपर तो हमने बात कर ही ली है कि कितने तरह तरह के चिपसेट आ रहे हैं, और उसके बाद पावर लिमिट्स के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटेल की 11th जनरेशन की पीसी बिल्ड को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। जो प्रोसेसर की TDP बताई गई है, उन TDPs को ज़बरदस्ती रखा गया है। प्रोसेसर की जो बेस क्लॉक है उसको, मतलब प्रोसेसर को धीमा करके उसकी बेस क्लॉक को तक कम करके, और जब प्रोसेसर अपनी क्षमता पे चलता है तो ज़्यादा पावर लेने लगता है, फिर VRM अगर पावर दे ना पाए तो अपनी पूरी क्षमता पे चल नहीं पाता है। तो ऐसे में एक ही तरह का प्रोसेसर, एक ही प्रोसेसर अलग अलग मदरबोर्ड पे अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस आपको देगा, तो VRM के हिसाब से जो है परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब ऐसे में एक डिसेंट प्रोसेसर को ठीक से चलाने के लिए एक महंगा मदरबोर्ड लेना मेरी समझ में तो आता नहीं है कि हम i5 जैसे प्रोसेसर को उसके पूरे पोटेंशियल पे चलाने के लिए जो है हम Z590 मदरबोर्ड ले लें या MSI का टॉर्पीडो ले लें। तो इसलिए मैं इंटेल की 11 जनरेशन से कोई बहुत खुश नहीं हूँ, कि मुझे बहुत पसंद नहीं आई। फिर इन्होंने गियर 1 और 1:1 और गियर 1:2 डाल के चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कि मतलब एक साधारण इंसान जो है वो डिसेंट रिसर्च करके पीसी बिल्ड ही ना कर पाए, उसे मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें स्टडी करनी पड़े। गियर 1:1 क्या है, फिर ये मेमोरी कंट्रोलर से कैसे कांटेक्ट कर रही है, मेमोरी कंट्रोलर क्या है, तब जाके उसको समझ में आए कि हाँ भाई गियर 1:1 कब इस्तेमाल करना है और 1:2 कब इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मैंने आपको पूरी जानकारी दी ही नहीं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाता कि कौन से मदरबोर्ड्स आपके लिए सही रहेंगे। फिर मदरबोर्ड में कुछ चीज़ें चिपसेट पे डिपेंड करती हैं, फिर कुछ चीज़ें जैसे कि ऑडियो IC वगैरह और पावर फेस डिज़ाइन जो है वो फिर चिपसेट पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो कौन से मदरबोर्ड सही रहेंगे, तो मदरबोर्ड पे फिर कभी बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।